प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद पहली बार पहुंचे दरभंगा नजर फरीदी, प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। दरभंगा के फैजुल्ला खां मोहल्ले में अपने आवास पर नजर फरीदी ने एक प्रेस वार्ता की। बता दें कि नजर फरीदी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जहां उन्होंने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता की और पूरी जानकारी प्रदान की। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक जमाल हसन भी मौजूद थे, जिन्होंने माला पहनाकर नजर फरीदी का स्वागत किया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद नजर फरीदी प्रेस वार्ता के दौरान। हर्ष है यहाँ आने के बाद, खुशी महसूस होती है अपने लोगों के बीच में आने के बाद। तो हमेशा से एक उम्मीद रहा है कि मैं कहीं भी रहूँ, दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, जब दरभंगा हूँ और दरभंगा वासियों के बारे में सोचता रहता हूँ हमेशा कि उनके उत्थान के लिए क्या कर सकूँ। और एक बड़ा पद मिला है मुझे कांग्रेस में, तो जाहिर सी बात है मैं जितना हो सकेगा, मेरे से जितना पॉसिबल है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दरभंगा और दरभंगा वासियों के लिए वो करूँ। आपको बड़ी है मुझे बेसिकली राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के, और साथ ही साथ मुझे कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग सोशल मीडिया का राष्ट्रीय इंचार्ज भी बनाया गया है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस की आवाज़, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को बुलंद करना है राष्ट्रीय मंच पे, और साथ ही साथ दरभंगा के जो भी कहता है, मैं आप लोग से पहले भी बात हो रही थी कि दरभंगा के जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक के मुद्दे हों या फिर कहता है लोकल मुद्दे हों, उस पर मैं हमेशा आवाज़ उठाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक बड़ा मंच मिला है और मैं दरभंगा से हूँ, तो दरभंगा की आवाज़ को मजबूती से उठाने की कोशिश करूँगा। दरभंगा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुद्दा बन सकती है, किस मुद्दे पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ जो बेसिक चीज़ों का अभाव है वो सबसे ज़्यादा है दरभंगा में। आज तक दरभंगा में उस तरीके का डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो वो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जो बेसिक चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें स्मार्ट सिटी बना देना और ये कर देना, वो कर देना, वो सब चीज़ें बाद की बातें हैं। जो बेसिक मुद्दा है, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसका अभाव आज भी दरभंगा में सबसे पहले वो पूरा होना चाहिए। क्या है? दरभंगा में सड़क की हालात आप देख लीजिए, दरभंगा में नाले के हालात देख लीजिए। आज क्या है, तो बारिश हो जाए, 1 घंटा बारिश हो जाए, हर सड़क पर पानी होगा, जल जमाव होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आम जनता का मुद्दा है, वो सबसे पहले वो पूरा होना चाहिए। उसके लिए अगर हमें, मेरे बड़े भाई हैं, ये हमेशा कहता है इस चीज़ को, कहता मुद्दा उठाते रहते हैं दरभंगा के लोगों के लिए। इनका जहाँ जहाँ सही, मेरा सहयोग जहाँ जहाँ इनको चाहिए होगा, मैं हमेशा वहाँ खड़ा रहूँगा। और अगर इसको बड़ा कोई आंदोलन करना होगा तो वहाँ पे भी मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। अब हमारे छोटे भाई हैं, अजीज हैं, करीब हैं हमारे, ये नजर फरीदी साहब बने हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर और सोशल मीडिया के नेशनल इंचार्ज है। खुशी की बात है, गर्व की बात है कि दरभंगा मिथिलांचल का एक बेटा सोशल मीडिया पर अल्पसंख्यक कांग्रेस के मंच पे जो मुद्दे पूरे देश के, आज जो हालात देश के बने हैं, उसकी बातें रखेंगे। और अल्पसंख्यक को कांग्रेस ने क्या क्या दिया है, क्या क्या मिला था, ये एक सच्चाई है। देखिए, इस बात को कहीं ना कहीं लोगों को मानना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, जितने मीडिया वाले आपके माध्यम से टोटल जो देखने वाले उनको भी बता दूं कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। अल्पसंख्यक का मतलब सिख होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, जैनिस्ट होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, मुसलमान होते हैं। लेकिन लोग यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान समझते हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों में कांग्रेस ने कितना दिया अल्पसंख्यकों को, तो वो चीज़ आज मेरा छोटा भाई यहाँ बना है। इस प्रेस वार्ता में मैं यहाँ मौजूद हूँ, इसको बधाई देने के लिए। उज्जवल भविष्य का मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। मुबारकबाद है, आगे बढ़ो, अब बढ़ते चलो, हमारी दुआ हमेशा साथ। नवंबर जिसको बाल जयंती के रूप में लोग मनाते हैं, सबसे पहले तो इनको मैं सादर नमन करता हूं, क्योंकि इनका ही दिया हुआ आज जो बेचा जा रहा है वो इनका ही दिया हुआ है। सबसे पहले तो इनका हम लोग ऋणी है, पूरा देश की जनता ऋणी है कि जब अंग्रेज इस देश को लूट कर निकल गई थी, यहाँ एक सुई बनाने तक की फैक्ट्री नहीं थी, वहाँ उन्होंने सब कुछ डाल दिया, इसरो, एम्स, जो भी मतलब टोटल चीज़। और आपने बिल्कुल सही सवाल कहा कि आज स्कूलों के अंदर, चाहे टीचर्स के माध्यम से हो या बच्चों के गार्जियन के माध्यम से हो, देखिए ये नफरत की बीज आज की नहीं बोई हुई है, ये आपको समझना होगा। 47 से पहले भी
हिंदू महासेना महासभा करके और मुस्लिम लीग इस टाइप की चलती थी। लेकिन 2014 के बाद जो जख्म, जो कोड़ बदन के अंदर था, वो उभर कर सामने आ गया। जो बुरी तरह से आपको देश के माहौल दिखते जा रहे हैं, जिस तरह से देश में माहौल खराब किया जा रहा है, और इसमें एक हमारा नेता नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, तो लगे हैं और जनता का साथ भी मिल रहा है। पहले हमने हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोली, उसके बाद हमने कर्नाटका में खोला, और अभी 5 स्टेट में वहाँ भी हमारे मोहब्बत की दुकान खुलेगी, क्योंकि जनता भी अब ये जान रही है कि आप हिंदू मुसलमान के आड़ खेल के महंगाई तो बढ़ाते जा रहे हैं, बेरोजगारी तो बढ़ाते जा रहे हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था चरमराती जा रही है, अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है इस देश में? बड़ी उम्मीद से लाया गया था कि 15 लाख का जुमला देके, बड़ी उम्मीद से लाया गया 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके, लेकिन जमीन पर है कहाँ? जनता आज तरस रही है। 150 रुपये सिलेंडर आपको आज एक स्टैंड करके बैठ गया है, पेट्रोल 110 रुपये लीटर आज स्टैंड करके बैठ गया, लेकिन जनता ने तो बड़ी उम्मीद से लाया था। और मुझे ये पता है, देखिए आप लोग ये सवाल करें 2024 में रणनीति क्या, हमारी रणनीति है कि हमने क्या काम 2014 से पहले किया था, 2014 के बाद क्या देश की हालत है वो हम दिखाने जा रहे हैं, और सरकार के जो वादे किए। लेकिन मुझे ये पता है, जो आपको सत्यपाल मलिक जी बार बार बोल रहे हैं कि 24 के चुनाव से पहले देश के कई हिस्सों में दंगे कराए जाएंगे, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि देश की जनता इस चीज को जान रही है कि अब राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं होगा, दंगे के नाम पर वोट नहीं होगा। अब बात होगी तो सिर्फ जनता की भलाई की बात होगी। ये अंबानी अडानी का देश नहीं है, ये इस देश की 80% गरीब जो जनता है उनका देश है, ये समझना होगा। आपने बेचने की बात कही, क्या बेचा जा रहा है? क्या नहीं बेचा जा रहा है? आपको रेलवे की हालत जो दिन ब दिन प्लेटफॉर्म बिके जा रहे हैं, आपको ये पता है कि रेलवे का ट्रेन बिक गया, तेजस लाया गया, आपको जो है वंदे भारत, जो वंदे भारत की जो चर्चा बार बार बीजेपी करती है, उसकी चीजें आपको पता है कि कानपुर दिल्ली से बनारस जाने के लिए नॉर्मल ट्रेन में हमारा 450 भाड़ा है और हम 3.5 घंटे में पहुंचेंगे, तो वहां पर आपको 1250 भाड़ा लिया जाता है, वंदे भारत में 4 घंटे में पहुंचेंगे। तो फर्क क्या, किसके लिए वंदे भारत? कौन गरीब जनता चलेगा? और वंदे भारत जिस ट्रेन का उपलब्धि लिया जा रहा है, उस पर क्या एक नॉर्मल हम और आप भी नहीं चल सकते हैं? एक चीज आप बोलना भूल गए, 14 से पहले कपड़ा कहाँ पहनते थे हम लोग? केला का पत्ता लपेटे हुए रहता है, भारत को लोग जानता भी नहीं। बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र में हम लोग थे, बैलगाड़ी पे चल रहे थे, कुछ नहीं था, वो सब 14 के बाद है। लेकिन जहां तक आप बात करें, नेहरू इस देश के कनकन में बसे हैं, इस देश के कनकन में वो बसे हैं। आप कितना भी विरोध कर लीजिएगा, आप इसरो को कहाँ भूल जाएगा, एम्स को कहाँ भूल जाएगा, IIT को कहाँ भूल जाएगा, रेलवे का इतना बड़ा जाल जो बिछाएगा उसको कहाँ भूल जाएगा, पोस्ट ऑफिस, किन चीजों का आप इग्नोर कीजिएगा? क्या चीज? मुझे एक सवाल मैं आप मीडिया वाले से पूछता हूँ, 14 के बाद मोदी जी ने क्या स्पेशल दिया इस देश को? महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, देश की आर्थिक व्यवस्था खराब, पड़ोसी देश नेपाल जैसा देश छोड़िए, आप चीन को ला के दिखाने की बात करते थे 56 इंच सीना चाहिए। अफसोस की बात है कि नेपाल जैसा देश हमको आगे दिखा रहा है। जी जी, डंका मीडिया भी मानती है इस बात को, डंका बज रहा है। हम कितना मानते हैं वो अलग नहीं, आप सवाल का जवाब देना। वो तो बीजेपी के लोग जो उनके पार्टी, उनके लिए तो डंके बज रहा है। आप मानते हैं? ये मुझे ये बोलिए, आप मानते हैं कि मैं मीडिया से सवाल करता हूँ, बीच में डंका बज रहा है, ये मानते हैं आप? नेपाल जैसा देश कहता है कि समस्तीपुर तक मेरा एरिया, 14 से पहले उसको समस्तीपुर तक एरिया नहीं गुजरा था, आज भी कहता है बगल में नेपाल छोटा देश, जो कल तक हम पर आश्रित था, उसके लोग हमारे यहाँ के नौकरी करते थे, अपना रोजगार, अपने देश को मजबूत। आज वो देश कहता है समस्तीपुर तक, क्यों नहीं? 14 से पहले तो समस्तीपुर नहीं दिखाई दे रहा था। मैं मिथिलांचल से इसलिए बिलोंग, यहाँ मैं नेपाल की बात करूँ, चाइना की बात नहीं करूंगा, मैं नेपाल की। और एक तो सबसे बड़ा अफसोस इस बात का लगता है कि फिलिस्तीन में जिस तरह से मामले हो रहे हैं, एक इंसानियत का तकाजा, इतने अंधे हो चुके हैं नफरत के आग में ये लोग, हिंदू मुसलमान, एक पड़ोसी मुल्क जहां हर 10 मिनट पर एक बच्चा मारा जा रहा है, नया इतिहास लिखा जा रहा है सर। पहले हमारी बात को समर्थन दिया, अटल बिहारी वाजपेयी भी भाजपा से प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी फिलिस्तीन को समर्थन दिया था। ये किस टाइप की राजनीति? इतने अंधे भी नहीं होनी चाहिए। सत्ता की कुर्सी की ललक है, मानता हूं मैं, सत्ता की चाहत है आपको, लेकिन इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए कि एक बच्चा, हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है, और आप वहां पर इजराइल के समर्थन में खड़े होते हैं। जब पूरा UN में वोटिंग होता है कि ये युद्ध रुकना चाहिए, इजराइल को ये वहां हमला बंद करना चाहिए, आप वहां जाके इजराइल के समर्थन में खड़े होकर वोट कर देते हैं। किस तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं? अब विदेश नीति की बात नहीं है, ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा है सत्ता की। अब बताइए कि इजराइल फिलिस्तीन को आप हिंदू मुसलमान कैसे जोड़ सकते हैं? उस कंट्री का क्या है? वहां आप ये देखिएगा ना, इंसानियत तकाजा क्या कहता, कहीं के बच्चे मर रहे हैं, इतने वीडियोज वायरल हो रहे हैं, किस हालत में बच्चे, 2 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, 2 साल का बच्चा मर के निकल रहा है, वहां खत्म। मेरा सीधा जवाब है, देखिए ये सोच इसलिए हो सकती है ना क्योंकि उनको खुद बच्चा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जो यहाँ का राजा जो है, जो यहाँ पर राजा साइज है, उनको खुद बच्चा नहीं, तो बच्चे का दर्द क्या समझेंगे? नहीं, मेरा वो सब है, तो मैं बागी हूँ और बागी रहूंगा। ये दौर भी उस दौर की तरह चल रहा है जो दौर आपको आजादी से 47 से पहले का था। इस दौर में भी आपको गांधी, नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, इस टाइप के लोग पैदा होंगे।
अगर सच कहना बगावत है तो मैं बागी हूँ बागी हूँ बागी हूँ। इस सरकार के खिलाफत बगावत मेरी चालू रहेगी। एक हमारा नेता राहुल गांधी पूरे मंच पर, उसके साथ हम भी रोड पर, और मैं कहता हूँ कि गिरफ्तारी देने की बात आएगी तो राहुल गांधी के साथ ये बंदा डॉक्टर जमाल हसन भी खड़ा मिलेगा, जेल भरता नजर मिलेगा।